हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नए मॉडल सीरीज चालू कर रहे हैं। ये मॉडल सीरीज का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम 125 क्वेश्चन करेंगे। आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्वेश्चन करने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्वेश्चन कैसे आपको लगे, मॉडरेट टू टफ लगे या फिर इजी लगे या फिर इजी टू मॉडरेट लगे। अपना फीडबैक लास्ट में ज़रूर दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि ये क्वेश्चन क्या हम ये जो सीरीज है ये मतलब कंटिन्यू रखें या फिर ना कंटिन्यू रखें। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है इस मॉडल सीरीज का, वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश अ फाइन कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। हमको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन फिल करनी है। कौन सा यहाँ पे हमको वर्ब फिल करना है, कौन सा वर्ब यहाँ पे आएगा। सो यहाँ पे हमने पढ़ा था वन ऑफ के बाद जब भी आपका वन ऑफ आता है, ईच ऑफ आता है, एवरी वन ऑफ आता है, इधर ऑफ आता है, निदर ऑफ आता है। जब भी ये सारी चीज़ें हमारे आती हैं, जैसे आपका वन ऑफ हो गया, एवरी वन ऑफ हो गया, ईच ऑफ हो गया, तो ये सब जितने भी आते हैं इनके बाद क्या आता है, इनके बाद आपका प्लूरल नाउन आता है एंड सिंगुलर वर्ब आता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे भी वही सेम रूल फॉलो होगा। यहाँ पे भी आपका देखिए, यहाँ पे आपका वन ऑफ है तो वन ऑफ के बाद आपका जो नाउन आया है वो आपका प्लूरल आया है और आपकी वर्ब कैसे आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब कौन सी है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, हैज़ आ जाएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ अ फाइन कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। ओके, नेक्स्ट, 10 pounds dash money, fill in the blank space by choosing the right answer। यहाँ पे भी हमको करेक्ट ऑप्शन फिल करनी है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सो यहाँ पे भी हमको सही वर्ब फिल करनी है, 10 pounds। अब यहाँ पे देखिए 10 pounds क्या है, 10 pounds एक सिंगल यूनिट है। सो सिंगुलर वर्ब इज़ यूज्ड यहाँ पे, क्योंकि 10 pounds यहाँ पे पाउंड्स भले ही है बट ये एक सिंगल यूनिट की बात कर रहा है। जब ये सिंगल यूनिट की बात कर रहा है तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इज़ अ लॉट ऑफ 10 pounds इज़ अ लॉट ऑफ मनी। ओके, इसमें ग्रामर के क्वेश्चंस आई थिंक ज़्यादा हैं। शेक्सपियर सोनेट आर इन द फॉलोइंग फॉर्म। शेक्सपियर की जो सोनेट है वो किस फॉर्म में होती हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 क्वाड्रेंट्स एंड अ कॉपलेट। मतलब 3 क्वाड्रेंट्स में होती है और एक कॉपलेट होता है। 3 क्वाड्रेंट्स किसे बोलते हैं, 4 लाइन की स्टैंजा, ये आपकी एक क्वाड्रेंट तैयार हो गई। फिर 4 लाइन की स्टैंजा, मतलब 4 लाइन की स्टैंजा को ही क्वाड्रेंट बोलते हैं। और कॉपलेट किसे बोलते हैं, 2 लाइन की। 2 लाइन की जो आपकी लास्ट में रहती है ये कॉपलेट होता है, इसे ही बोलते हैं कॉपलेट। ओके, तो शेक्सपियर की जो सोनेट है उसमें जो सोनेट की जो फॉर्म होती है वो 3 क्वाड्रेंट्स में होती है, 4 लाइनों की, और एक कॉपलेट होता है 2 लाइन का। ओके, नेक्स्ट, हम वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चंस। ओके, द सोनेट द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस इज़ रिटन बाय, ये किसकी है, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ का है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये जो सोनेट है ये किसका है, विलियम वर्ड्सवर्थ का। ये पब्लिश कब हुआ था, 1807 में, इन 2 वॉल्यूम्स में। नेक्स्ट, What figure of speech has been used in the following line? इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपरबली, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बातें की गई हैं, एग्जैजरेशन की बात हो रही है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हाइपरबली हो जाएगा। नेक्स्ट, What is the figure of speech when the real meaning is exactly the opposite of that which expressed by words apparently? मतलब यहाँ पे कह रहा है कि वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है जो रियल मीनिंग एग्जैक्टली होती है लेकिन उसका अपोजिट होता है। ठीक है, उसकी जो रियल मीनिंग होती है वो एग्जैक्ट होती है बट उसका क्या हो जाता है, उसका अपोजिट होता है। ओके, जो वर्ड्स के द्वारा एक्सप्रेस की जाती है। तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो जाती है, करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आयरनी। ओके, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ एन इम्प्लाइड सिंपल। व्हाट इज द नेम ऑफ एन इम्प्लाइड सिंपल, यहाँ पे इम्प्लाइड सिंपल का नेम क्या है,
यहाँ पे सिंपल नहीं सिम्पली होना चाहिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ एन इम्प्लाइड सिंपल, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इम्प्लाइड सिम्बली भी हम किसको बोलते हैं, इम्प्लाइड जो सिम्बली होती है, यहाँ पे सिम्बली होना चाहिए। इम्प्लाइड सिम्बली का जो दूसरा नाम है वो मेटाफर ही है। इम्प्लाइड जो सिम्बली है उसका अनदर नाम जो है वो आपका मेटाफर ही है। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ मेटाफर इज इम्प्लाइड सिम्बली, तो यहाँ पे सिम्बली होना चाहिए, सिंपल नहीं होना चाहिए। ओके, तो यानी कि इम्प्लाइड सिम्बली को ही मेटाफर कहते हैं। नेक्स्ट, द रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड्स इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स इज कॉल्ड, तो वाउल साउंड की जो रिपीटिशन होती है सीक्वेंस में वो क्या कहलाता है, करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, असोनेंस कहलाता है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ओनोमेटोपिया, इसमें कौन सा वर्ड्स ओनोमेटोपिया है, कैरी तो नहीं है, फियर भी नहीं है, बियर भी नहीं है, कौन सा है पूछा है, तो यहाँ पे बग। बग एक प्रकार की चिड़िया होती है और उसकी जो बोलने की आवाज़ होती है साउंड से यहाँ पे रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट, हैमलेट्स क्वेश्चन टू बी और नॉट टू बी मीन्स, हैमलेट का जो क्वेश्चन है टू बी और नॉट टू बी, इसका क्या मतलब है। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, टू लिव और टू डाई। ओके, ये हैमलेट कब बोलता है, एक्ट थर्ड एंड सीन फर्स्ट में। ओके, सीन फर्स्ट में, एक्ट थर्ड में ये हैमलेट बोलता है। और हैमलेट की ये 56 लाइन है। नेक्स्ट, हु इज़ नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे शेक्सपियर का किसे जाना जाता है, शेक्सपियर की जो वुमेन कैरेक्टर्स में किसे फोर्थ विच के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, लेडी मैकबेथ। जो इजी क्वेश्चन है उस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, साइलोक इज़ अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स, जो शाइलोक है, जो शाइलोक नाम का कैरेक्टर वो शेक्सपियर के किस प्लेज में है, तो शेक्सपियर के किस प्लेज में है साइलोक नाम का कैरेक्टर, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस। ओके, वो मनी लेंडर होता है। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग, आई हियर अमेरिका सिंगिंग इज आ डैश लिरिक, यहाँ पे ये कंप्लीट करना है, आई हियर अमेरिका सिंगिंग इज आ डैश लिरिक। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, पैट्रियोटिक लिरिक है। ओके, नेक्स्ट, a long poem telling the story of the leader of the whole community written in a narrative form and lofty style is called, एक लॉन्ग पोएम होती है जो एक स्टोरी बताती है, किसकी स्टोरी बताती है, होल कम्युनिटी, पूरे समुदाय के लीडर की स्टोरी बताती है। रिटन इन अ नैरेटिव फॉर्म, यहीं से हमको पहचान लेना है उसे क्या कहते हैं कि ये नैरेटिव फॉर्म में लिखी जाती है और इसकी जो स्टाइल होती है वो लॉफ्टी स्टाइल होती है। तो कौन सा ऐसी पोएम है जो नैरेटिव फॉर्म में लिखी जाती है और इसका स्टाइल लॉफ्टी होता है और जो हीरो के इर्द गिर्द ही रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एपिक हो जाएगा। ओके, एपिक का यही आपका कीवर्ड है, नैरेटिव फॉर्म एंड लॉफ्टी स्टाइल। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका एपिक हो जाएगा। ठीक है, जो आपका लॉन्ग नैरेटिव पोएम है एपिक, ये ग्रेट एंड सीरियस, इसका सब्जेक्ट कैसा होता है, सीरियस होता है, ये भी आपको जानना चाहिए, इसका सब्जेक्ट कैसा होता है, सीरियस होता है। और इसकी जो स्टाइल होती है लॉफ्टी स्टाइल, यानी कि कहीं कहीं आपको मिल जाएगा एलिवेटेड स्टाइल होती है, कहीं कहीं लॉफ्टी नहीं होगा तो एलिवेटेड होगा, ये सब तो पता ही होगा। नेक्स्ट, एन आइम्बिक पेंटामीटर लाइन कंटेंस, तो कितनी लाइनें होती हैं, उसमें कितने कंटेंस होते हैं, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 फीट। नेक्स्ट, हाउ मेनी लाइन्स डज अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ, सोनेट में कितनी लाइनें होती हैं, सो यहाँ पे डी इज करेक्ट, 14 लाइन्स। सोनेट में आपकी कितनी लाइन्स होती हैं, 14 लाइन की ये कविता होती है। नेक्स्ट, अ लिरिक इज, लिरिक क्या है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा,
आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अ शॉर्ट पोयम इन विच द पोएट एक्सप्रेसेस हिज इंटेंस पर्सनल फीलिंग। ये एक शॉर्ट पोयम होती है, बहुत ही छोटी कविता होती है, जिसमें कवि कवि क्या करता है, कवि अपने इंटेंस पर्सनल फीलिंग यानी कि अपने इमोशन को, अपनी फीलिंग्स को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, आर्टिकुलेट करता है। ओके, नेक्स्ट अगला है अ बैलेड इज। बैलेड क्या है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अ शॉर्ट पोएम नरेटिंग अ टेल। एक शॉर्ट पोएम होती है जो एक टेल में होती है, बैलेड। ओके, मतलब ये क्या होता है, द बैलेड प्रेजेंट अ शॉर्ट स्टोरी इन वर्ड्स। मतलब बैलेड क्या प्रेजेंट करता है एक शॉर्ट स्टोरी, किसमें, वर्ड्स में एक शॉर्ट स्टोरी को प्रेजेंट करता है, बताता है। इट इज़ अ सॉन्ग, ये एक सॉन्ग है। बैलेड क्या है, एक सॉन्ग है। ट्रांसमिटेड ओरली, इसको ओरल तरीके से क्या किया जाता है, बताया जाता है। विच टेल्स अ स्टोरी, जो कहानी बताता है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, पिक आउट द राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड। अब हमको यहाँ पे सिनोनिम्स बतानी है। जेलस, जेलस की हमको सिनोनिम्स बतानी है। यहाँ पे जेलस का क्या है, सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जेलस मतलब क्या होता है, ईर्ष्या। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, एनवियस। एनवियस मीन्स भी क्या होता है, ईर्ष्या होता है। ओके, जेलस मीन्स एनवियस। और एक आपका जेलस होता है, वो जेड से होता है, JEALOUS। इसको भी आप वही प्रोनाउंस करेंगे, जेलस। इसका मतलब क्या होता है, इंथुजियास्टिक। इंथुजियास्टिक मतलब इसका हिंदी अगर देखेंगे, उत्साह। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो जे से स्टार्ट होता है ये ईर्ष्या का होता है, और जेड से जो स्टार्ट होता है ये उत्साह। इसका मतलब क्या होता है, उत्साह, इंथुजियास्टिक। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जेलस का एनवियस। एनवियस मतलब क्या होता है, ईर्ष्या करना। पॉपुलर, प्रचलित, प्राउड, घमंड, इंथुजियास्टिक, उत्साह। नेक्स्ट, चूज द राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनविंसिबल। इनविंसिबल का हमको करेक्ट मीनिंग बतानी है। इनविंसिबल मतलब होता है जिसे हराया ना जा सके। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अनकंक्योरेबल। ओके, यहाँ पे डिफीटेड है, हराया गया, लर्न पता ही है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, fill in the blank with a suitable preposition or verb. He dash the bus when it came. यहाँ पे हमको suitable preposition या verb fill करनी है। यहाँ पे क्या fill करना है, he dash the bus when it came. सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, he got on the bus when it came. ओके, नेक्स्ट, which of the following words is the antonym of the word auspicious? ठीक है, ऑस्पिसियस, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑस्पिसियस की एंटोनिम वर्ड हमको बताना है। यहाँ पे क्या है ऑस्पिसियस का एंटोनिम वर्ड। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑस्पिसियस मीन्स क्या होता है, ऑस्पिसियस मतलब होता है गुड ओमेन, मतलब सगुन। ऑस्पिसियस मतलब होता है सगुन, और ओमिनस मतलब होता है अपसगुन। ओके, बैड वोमेन। तो यहाँ पे अब एंटोनिम पूछा था, सो सी इज करेक्ट। ओके, यहाँ पे और भी मीनिंग है। ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मतलब होता है प्रकाशीय, और ऑस्टेयर, ऑस्टेयर मतलब होता है सीधा साधा, सिंपल हार्टेड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द सिनोनिम ऑफ अपैथेटिक। अपैथेटिक का हमको सिनोनिम बताना है। अपैथेटिक मीन्स क्या होता है, उदासीन। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, होस्टाइल। ओके, कैलिस मीन्स क्या होता है, हार्श यानी कि कठोर, बहुत रेजिड, रेजिड टाइप का। और आपका रिपल्सिव, रिपल्सिव मतलब होता है अप्रिय, और ओमिनस पता ही है। सो यहाँ पे ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज नॉट इन पैसिव वॉइस। इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं है। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 मिनट। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा पैसिव वॉइस में नहीं है। पैसिव वॉइस मीन्स क्या, मतलब वर्ब, वर्ब के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये चीज़ देखना है। तो ये आपका पैसिव वॉइस में चला जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा पैसिव वॉइस में नहीं है। यहाँ पे भी विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में है, और ये भी टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी आपका पैसिव वॉइस में है। बट सी क्या है, माई अंकल सीक्स, ये आपका सिंपल प्रेजेंट में चला गया है, और यहाँ पे वर्ब में SIS लगा हुआ है। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका एक्टिव वॉइस में, ये पैसिव वॉइस में नहीं है। सो यहाँ पे हमारा सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज इन पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे पूछा कि कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ओके, तो आई वॉन्ट टू परचेस, ये आपका एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि ये आपका वर्ब प्लस वर्ब, मतलब यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इतना ध्यान देना है। तो यहाँ पे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं लगी है, एक्टिव वॉइस है। सी नोज स्विमिंग वेरी वेल, ये भी आपका एक्टिव वॉइस में है। यू कैन नॉट कंप्लीट, बस आपको हेल्पिंग वर्ब देखना है, वर्ब देखना है। यहाँ पे कैन नॉट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है मॉडल के साथ, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे जो डी आपका है वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, डी इज करेक्ट, ये आपका पैसिव वॉइस में है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स अ क्योर फॉर ऑल इल्स। ठीक है, मतलब सारी बीमारियों का, सारे बुराइयों का उपचार क्या कहलाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, पैनासिया। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पैनासिया। एपिडेमिक पता ही है। डिडेक्टिंग मतलब होता है एजुकेटिव, यानी कि शिक्षाप्रद, और डिक्शन मिस होता है बोली। सो यहाँ पे हमारा सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, इसमें बताना है कि कौन सा वर्ड मिस स्पेल्ड है। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि करियर ये आपका सही है। करियर आपका फ्यूचर से रिलेटेड है, क्रिएटर बनाने वाला, और कैरियर ये भी आपका है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछा है कि कौन सा मिस स्पेल्ड वर्ड है। सो यहाँ पे सी हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पे सी हो जाएगा, मिस स्पेल्ड वर्ड आपका यही आपका गलत है। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सेंटर की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, CENTRE। ओके, सेंटर। और यहाँ पे कैरियर का मतलब होता है वाहक। नेक्स्ट, सेंटर की CENTRE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन द अलर्ट। ऑन द अलर्ट की मीनिंग क्या है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, रेडी टू एक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ टिमोरस। टिमोरस का सिनोनिम्स क्या है, टिमोरस मीन्स क्या होता है, डरपोक या कायर। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी, टेमिड। टेमिड मतलब भी क्या होता है, डरपोक या कायर। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एलिगेंट। तो एलिगेंट मतलब क्या होता है, मोहक। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेसफुल। ओके, जेंटल पता ही है, फेमस। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आ गया है। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। ओके, क्योंकि जब आपका WS से स्टार्ट होता है वो खुद ही एज ए कंजंक्शन का काम करता है, इधर वाला सेंटेंस आपका असर्टिव में चला जाता है। नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। अब ये आपको क्या करना है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ही सेड अलास आई एम अनडन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अलास जो होता है ये दुख, ये क्या शो करता है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी, ये आपका शो करता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यहाँ पे जो आपका ये मार्क है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करता है, शो करता है। तो जब ये उसमें चेंज होता है तो क्या हो जाता है, आप इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे तो एक्सक्लेम्ड विद शॉरो में चेंज हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वॉज अनडन। यहाँ पे सैडली में चेंज हो गया है, सॉरो में भी चेंज होता है। नेक्स्ट,
पंक्चुएशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे पंक्चुएट करना है। सीजर लव्ड मी, आई वीप फॉर हिम एज ही वॉज फॉर्चुनेट, रिजॉइस एट इट वॉज। इसका आपको क्या करना है, पंक्चुएशन करना है। तो हम डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एज सीजर लव्ड मी कॉमा आई वीप फॉर हिम, यहाँ पे आपका कॉलन का मार्क है। एज ही वॉज फॉर्चुनेट कॉमा आई रिजॉइस एट इट, फिर कॉलन का मार्क। एज ही वॉज वैलियंट कॉमा आई ऑनर हिम, कॉलन का मार्क है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। सिलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड बायोग्राफी फ्रॉम द फॉलोइंग। बायोग्राफी का मतलब क्या होता है? सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बायोग्राफी क्या होती है, एक लाइफ हिस्ट्री होती है जो किसी और के द्वारा लिखी जाती है किसी और पे, तो बायोग्राफी होते हैं। ऑटोबायोग्राफी जो अपनी ही जीवन पे अपनी कहानी लिखना, उसे आत्मकथा कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी। और जब हम किसी और की जीवनी पढ़ते हैं या लिखते हैं तो आपका बायोग्राफी हो गया। सो यहाँ पे ए इज करेक्ट हो जाएगा। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, मतलब किसी के द्वारा लिखा जाता है। और ऑटोबायोग्राफी वो अपने हम लिखते हैं, खुद ही लिखते हैं। ओके, सो यहाँ पे ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट नेसेसरी सेज स्माइल टू शो दैट इकोनॉमी इज यूजफुल। द सेंटेंस वॉन्ट्स पंक्चुएशन। ये जो सेंटेंस है ये भी पंक्चुएट करना है। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ए ही हो जाएगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी सेज स्माइल्स टू शो दैट इकोनॉमी इज यूजफुल। नेक्स्ट, यहाँ पे आपके क्वेश्चन आ गए हैं, स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चन है आपके। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन गलत है, क्या ये आपका स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चन है। थिंकिंग दैट ही हैज़ फाइनली समवन विद सिमिलर इंटरेस्ट द स्कॉलर ट्राइड टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, हमारा यहाँ पे ए पार्ट में ही एरर है। क्या एरर है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो बता रहा थिंकिंग दैट ही हैज़ फाइनली, ये आपका पास्ट टेंस में चला जाएगा। तो यहाँ पे हैज़ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हैड फाइनली फाउंडेड। ओके, यहाँ पे फाउंड मिसिंग है तो हैड फाइनली फाउंडेड हो जाएगा, हैज़ नहीं आएगा, हैज़ की जगह पे हैड आ जाएगा क्योंकि पास्ट टेंस में जा रहा है ये सेंटेंस। नेक्स्ट, एज अ नेशन वी नीदर इम्प्रेस द बेलिजरेंट और इंस्पायर द लवर्स ऑफ पीस, द स्पीकर एडेड। यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये आपका नो एरर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी ऑफ सैटेलाइट्स टू सी, लिसन एंड कम्युनिकेट हैज़ मेड देम इंटीग्रल विद मॉडर्न वॉरफेयर एंड न्यूक्लियर वॉर स्ट्रैटेजीज इन पर्टिकुलर। यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे हमारा बी पार्ट में एरर है। यहाँ पे इंटीग्रल के बाद टू आता है, ना कि विद आएगा। सो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, टू। ओके, नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक स्पेस आर कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ पे हमको कंप्लीट करना है सेंटेंस को यहाँ पे कंप्लीट करना है। ओके, बिकॉज सी हैड अ रेपुटेशन फॉर डैश वी वर सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड व्हेन सी ग्रीटेड अस सो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो यहाँ पे क्या हम फिल करेंगे, कह रहा है कि बिकॉज ही हैड अ रेपुटेशन फॉर, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, एंसुसियंस कार्डियली। यहाँ पे कह रहा है कि बिकॉज ही हैड अ रेपुटेशन फॉर, एंसुसियंस मीन्स क्या होता है, लापरवाही, क्योंकि उसकी लापरवाही का रेपुटेशन था। वी वर सरप्राइज एंड प्लीज्ड, हम सरप्राइज्ड हो गए और खुश हो गए। व्हेन सी ग्रीटेड अस सो कार्डियली मतलब क्या होता है, सौहार्दपूर्ण तरीके से। जब उसने हमारा बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से हमारा क्या किया, ग्रीट किया, आदर किया, सम्मान किया। तो यहाँ पे हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जस्ट एज डिसलॉयल्टी इज द मार्क ऑफ रेनिगेड, डैश इज द मार्क ऑफ द डैश। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जिस तरह बेवफाई मतलब डिसलॉयल्टी, जिस तरह बेवफाई पाखंडी की निशानी है, उसी तरह हमको यहाँ पे क्या फिल करना है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, कवर्डाइज क्रेवन। कवर्डाइज मीन्स क्या होता है, कायरता। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जस्ट एज डिसलॉयल्टी इज द मार्क ऑफ रेनिगेड के बाद क्या आ जाएगा, कवर्डाइज एंड द इज द मार्क ऑफ
क्रेवन, मतलब कह रहा है कि जिस तरह डिसलॉयल्टी की निशानी, मतलब डिसलॉयल्टी की जिस तरह बेवफाई पाखंडी की निशानी है। रेनिगेड मीन्स क्या होता है? पाखंडी, झूठा। तो जिस तरह बेवफाई जो डिसलॉयल्टी वो पाखंडी की निशानी है, उसी तरह कायरता भी कायर की निशानी है। क्रेवन मीन्स क्या होता है? कायर। और कवर्डाइज मीन्स क्या होता है? कायरता। उसी तरह कायरता भी किसकी निशानी है? कायर की निशानी है। सो यहाँ पे डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, the reasoning in this editorial is so dash that we cannot see how anyone can be deceived by it। यहाँ पे हमको क्या फिल करना है? तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, कोहेरेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इस संपादकीय में तर्क इतना सुसंगत है कि हम ये नहीं देख सकते हैं कि इससे किसी को कैसे धोखा दिया जा सकता है। तो यहाँ पे कोहेरेंट हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, if you are seeking dash that will resolve all your ailments, you are undertaking an impossible task। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे एलिमेंट्स जो आपका है, एलिमेंट्स मीन्स क्या होता है? बीमारियाँ। ओके, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे हमको फिल क्या करना है? करेक्ट आंसर। हम पहले आंसर पे चलते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा अ प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट मीन्स क्या होता है? उदाहरण। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि आप कोई ऐसा उदाहरण खोज रहे हैं जो आपकी सभी बीमारियों का, योर एलिमेंट्स, आपके सभी बीमारियों का समाधान कर दे, तो आप एक असंभव कार्य कर रहे हैं। यू आर अंडरटेकिंग एन इम्पॉसिबल टास्क। तो आप क्या कर रहे हैं? एक इम्पॉसिबल काम कर रहे हैं, इम्पॉसिबल टास्क कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे? आप प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, यहाँ पे हमको PQRS का क्वेश्चन आ गया है, हमको सही करना है। यहाँ पे PQRS का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर, द मेन कैरेक्टर अ बैंक क्लर्क हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम लॉन्ग वेज हैड टू ग्रीट एन इम्पॉर्टेंट कस्टमर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओके, सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग ज़रूर इसको ये होमवर्क समझ लीजिए। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रही हूँ, आप लोग ज़रूर इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर पूरा PQRS करके इसका आंसर अच्छे से दीजिएगा। ओके, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हर बच्चा जो जितने भी वीडियो देख रहे हैं ना, हर बच्चे का ये आंसर आना चाहिए। सारे ही बच्चे आंसर देंगे कि राइट आंसर इसमें क्या है। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इट इज़ एन, ये भी आपका PQRS का क्वेश्चन है। इट इज़ एन एस्टैब्लिश फैक्ट दैट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी हमको करना है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा, PRQS। ओके, PRQS। इट इज़ एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट द कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल बेवरेज, उसके बाद आपका क्या आएगा? शुड बी शन्ड। देन आपका आएगा क्यू, बिकॉज सच अ नैरोटिक हैबिट्स हैव बीन द कॉज ऑफ रन इन मेनी फैमिलीज। सो यहाँ पे हमारा डी सही हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, आपके लिए ये HW है। नेक्स्ट, विच वन इज अ मेथड टू इम्प्रूव स्पोकन स्किल्स। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कौन सा मेथड है जो स्पोकन इंग्लिश को स्पोकन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है? ऐसा कौन सा मेथड है? सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वैसे तो सभी यहाँ पे सही लग रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू बुक आंसर आपका इसमें दिया है डिबेट्स। ग्रुप डिस्कशन से भी हमारा स्पोकन जो स्किल्स है, मेरा मानना तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, क्योंकि जो आपके जो स्पोकन स्किल्स होती हैं वो ग्रुप डिस्कशन से भी सही होता है, डिबेट से भी होता है, रोल प्ले से भी होता है। तो यहाँ पे डी पे ज़्यादा ही होगा, और यहाँ पे आपका बुक में दिया हुआ है डिबेट्स। ओके, आप लोग बताइएगा यहाँ पे आपको क्या सही लग रहा है। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग पीपल्स विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो अधिगम कठिनाई वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उनकी सहायता करना, उनको सीखने की मतलब सहायता करने का कौन सा सिद्धांत नहीं है। ठीक है, जो अधिगम जो सीखने की जिनके जो सीख नहीं पाते हैं, जो अधिगम कठिनाई वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी मदद करने का कौन सा इसमें सिद्धांत नहीं पूछ रहा है, कौन सा सिद्धांत इसमें नहीं है। तो टीचर प्रोवाइड्स होम ट्यूशन, ये तो आपका है, इससे बच्चा सीख सकता है ना, ये पेडागॉजी का क्वेश्चन आ गया है।
और आपका डिज़ाइन मीनिंगफुल क्लियरली रिलेशन, ये भी आपका सही है। डिवाइस वेरियस लर्निंग एक्टिविटीज़ तो मस्ट है ना। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, टीचिंग प्रिपरेशन, ये आपका नहीं है। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, when लैंग्वेज इज लर्न विदाउट एनी प्रैक्टिस इट इज़ कॉल्ड एज, मतलब जब भी कोई भाषा हम सीखते हैं बिना प्रैक्टिस किए सीखते हैं, वो क्या कहलाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, एक्विजिशन कहलाता है। एक्विजिशन मीन्स क्या होता है, अधिग्रहण, यानी कि प्राप्त करना कोई चीज़, एक्वायर करना। जब कोई लैंग्वेज हम बिना प्रैक्टिस किए सीखते हैं तो वो क्या कहलाता है, एक्विजिशन। ओके, अधिग्रहण। जैसे हमारी खुद की मातृभाषा हिंदी, यहाँ पे आपका आ गया है पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेजेस केयरफुली एंड सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वैसे आपको PDF मिल जाएगा इसका, आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर इसके आंसर की तरफ चलते हैं हम लोग। द राइटर क्रूज्ड इन हिज हाइडिंग प्लेस बिकॉज, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, ही हैड पेन इन हिज एंकल। नेक्स्ट, व्हेन इवेंचुअली द वॉइसेस बिकेम फेंटर इन द डिस्टेंस मीन्स, करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, देयर वॉज नो साइन ऑफ एनी एक्टिविटी नियर बाई। नेक्स्ट, द राइटर डिसाइडेड टू कम आउट ऑफ हिज हाइडिंग प्लेस व्हेन, करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ही वॉज नॉट एबल टू सी द परस्यूअर्स। यहाँ पे फिनिश हो गया है, आगे हम देखते हैं। आगे से हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 51 से 53 चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड्स गिवन इन कैपिटल लेटर्स। हमको यहाँ पे जो कैपिटल लेटर्स में दिया गया है इसका सिनोनिम्स बताना है, सिमिलर वर्ड्स बताने हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, रेसिंड। रेसिंड मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को रद्द कर देना, यानी कि कैंसिल कर देना या रिवोक कर देना। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, टू एनुअल। ओके, नेक्स्ट, सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड मीन्स क्या होता है, जटिल या परिष्कृत। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, एनलाइटेंड। ओके, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अबट। अबट मीन्स क्या होता है, सीमा पर एकत्रित होना, यानी कि कोई चीज़ किसी चीज़ से लगा हुआ, सटा हुआ। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एडजॉइन, किसी चीज़ से सटा हुआ या लगा हुआ। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एडजॉइन। नेक्स्ट, 54 से 56 बताना है, अपोजिट वर्ड्स बताने हैं। तो पहला क्या है, जेटिसन। जेटिसन मतलब होता है बोझ गिराना, गिट्टी गिराना, बाहर फेंक देना, कोई चीज़ बाहर फेंक देना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, मफल। मफल मीन्स क्या होता है, लपेट लेना। ओके, नेक्स्ट, कार्टे ब्लांचे। कार्टे ब्लांचे मतलब क्या होता है, फुल फ्रीडम, मतलब पूर्ण स्वतंत्र। तो यहाँ पे इसका उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, ए, कैपिटलिस्टिक। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटलिस्टिक अकॉर्डिंग टू बुक। नेक्स्ट, एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस मीन्स क्या होता है, उग्र, यानी कि रूड। एग्रीमोनियस मीन्स क्या होता है, रूड। तो यहाँ पे हमारा इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा बी, क्वाइट, शांत। ओके, नेक्स्ट, द अपोजिट ऑफ द वर्ड फैमिलियर। फैमिलियर मीन्स क्या होता है, परिचित। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डी, अनफ्रेंडली। नेक्स्ट, द वर्ड क्रिएटिव इज अपोजिट इन मीनिंग टू। क्रिएटिव का उल्टा क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव। क्या हो जाएगा, डिसरक्टिव।
नेक्स्ट, पिक आउट द वर्ड विच हैज़ बीन करेक्टली स्पेल्ड। इसमें हमको बताना है कि कौन सी करेक्ट स्पेल्ड है। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, OBEDIENT, ओबीडियंट। ओबीडियंट मीन्स क्या होता है, आज्ञाकारी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ बीन करेक्टली स्पेल्ड। इसमें भी बताना कि कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। ग्रामर की करेक्ट स्पेलिंग हमको बतानी है। सो यहाँ पे बी इज़ करेक्ट, GRAMMAR। हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, फिर आप लोग को दिक्कत होने लग जाती है। नेक्स्ट, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 61 से 63, पिक आउट द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हमको करेक्ट फोनेटिक स्पेलिंग बतानी है। जो करेक्ट फोनेटिक स्पेलिंग क्या है, जैसे लाइक है आपका, लाइक का करेक्ट फोनेटिक स्पेलिंग क्या है, लाइक का करेक्ट फोनेटिक स्पेलिंग क्या है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, LAIK, इस तरह LAIK। ट्री का क्या है, तो करेक्ट स्पेलिंग इसकी क्या है, फोनेटिक की करेक्ट स्पेलिंग इसकी है ट्री का C, ये आपका TRI, और यहाँ पे कॉलन का मार्क है। नेक्स्ट, दीज का क्या है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, B, ये है आपका, ओके, दीज का। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ नाउन। इसमें बताना है कि कौन सा वर्ड्स नाउन है। तो इंटरेस्टिंग ये आपका वर्ब है, डेवलप ये भी वर्ब है, ब्रेव भी वर्ब है, ओके, ब्रेव आपका एडजेक्टिव है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा नाउन है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टीचर, ये आपका क्या है, नाउन है, ओके। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट डिटरमिनर। यहाँ पे हमको एप्रोप्रिएट सही डिटरमिनर यूज करना है। डिटरमिनर क्या होता है, जैसे आपका फ्यू हो गया, आ फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, द लिटिल हो गया, आ हो गया, एन हो गया, दी हो गया, आपका हिज हो गया, हर हो गया, योर हो गया, ये सारे आपके डिटरमिनर है। तो यहाँ पे हमको करेक्ट डिटरमिनर यूज करना है। तो आई हैव नॉट गॉट डैश मनी इन माई बैंक अकाउंट। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनी, क्योंकि नॉट है। सम आपका, अच्छा, सम और अब एनी कहाँ यूज करते हैं, सम आपका पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होगा और एनी आपका कहाँ यूज होगा, जब आपका नेगेटिव या इंटरोगेटिव होगा, ओके। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आई हैव नॉट गॉट एनी मनी इन माई बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, सप्लाई अ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रिमेंबर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे हमको करेक्ट फॉर्म ऑफ रिमेंबर की करेक्ट वर्ब भरनी है, आई डैश योर नेम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आई वॉज रिमेंबरिंग योर नेम। नेक्स्ट, पिक आउट द करेक्ट वर्ब फॉर्म, शी वॉज वॉकिंग along the road when she dash him। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये भी आपका पास्ट में है, तो इधर वाला सेंटेंस भी आपका पास्ट में ही जाएगा। तो वो रोड पे जब टहल रही थी, वॉक कर रही थी, when she क्या की, यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, met, ये भी आपका पास्ट में ही जाएगा। तो when she met him, ओके। नेक्स्ट, सप्लाई अ मॉडल विच एक्सप्रेसेस एबिलिटी। यहाँ पे कौन सा मॉडल जो एबिलिटी शो कर रहा हो, ये चीज़ यहाँ पे हमको फिल करनी है। यहाँ पे कह रहा है सेंटेंस में एबिलिटी शो कर रहा है, यहाँ पे कौन सा मॉडल एबिलिटी के लिए यूज होता है, ऑल ऑफ देम डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस। मतलब सभी लोग क्या 3 भाषाएं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एबिलिटी की बात कर रहा है। सो यहाँ पे एबिलिटी की जब चीज़ हो तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, कैन लगाते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, ओके। तो ऑल ऑफ देम कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। नेक्स्ट, वी मस्ट कम बैक बाय 6। तो यहाँ पे हमको मस्ट इन द अबव सेंटेंस एक्सप्रेस, यहाँ पे जो मस्ट है ना, ये सेंटेंस में क्या एक्सप्रेस कर रहा है, पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस कर रहा है, या एडवाइस, या डिज़ायर, या नेसेसिटी, क्या एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पे, ये चीज़ें आपकी कि हमें 6 बजे तक वापस आना चाहिए, 6 बजे तक वापस आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए, पॉसिबिलिटी शो कर रहा है ये मस्ट, ओके।
नेक्स्ट, क्योंकि वो संभावना जता रहा है कि हमें 6 बजे तक वापस आ जाना चाहिए। सो यहाँ पे ए इज़ करेक्ट हो जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट, कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यू मे ट्राई हार्ड टू हाइड द ट्रूथ बट वन डे द ट्रूथ विल कम डैश। मतलब तुम सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक दिन सच क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो बाहर आना यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम इन या कम ओवर या कम आउट या कम एट। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कम आउट। ओके, नेक्स्ट, कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे भी फ्रेजल वर्ब बतानी है। पीपल हैव बीन कंप्लेनिंग अबाउट द प्राइस गोइंग डैश एवरी डे। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब लोग आए दिन दाम बढ़ने की शिकायत कर रहे हैं। लोग आए दिन क्या कर रहे हैं कि दाम बढ़ने की क्या कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या फील होगा, गोइंग अप या गोइंग थ्रू या गोइंग आफ्टर या गोइंग इन। यहाँ पे दाम बढ़ने की बात हो रही है। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गोइंग अप। गोइंग अप मतलब कोई चीज़ इंक्रीज होना। ओके, नेक्स्ट, कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे भी फ्रेजल वर्ब हमको फिल करनी है। मेनी पेरेंट्स वर एट द रेलवे स्टेशन टू सी डैश दियर चिल्ड्रन। मतलब बहुत सारे माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों को स्टेशन पर क्या करने आते हैं, सी अवे, सी एट, सी ऑफ या आफ्टर, सी आफ्टर। तो सी ऑफ ही करने आते हैं। सी ऑफ मतलब क्या होता है, विदाई देना, विदा करना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सी ऑफ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स मीन्स टू रिमूव। टू रिमूव का फ्रेजल वर्ब क्या होगा, टू रिमूव मतलब क्या होता है, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब क्या होगा टू रिमूव का, पुट ऑन की टेक ऑफ की पुट अप की गेट ऑफ, गेट ऑफ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, टेक ऑफ। टेक ऑफ मतलब भी होता है निकालना, उतारना, रिमूव। ओके, नेक्स्ट, वी डिसाइडेड टू पुट ऑफ आवर विजिट टू कश्मीर टिल अक्टूबर। तो यहाँ पे कह रहा है कि पुट ऑफ इन द अबव सेंटेंस मीन्स, इस सेंटेंस में जो पुट ऑफ है इसका क्या मतलब है, अरेंज की, प्लान की, रिजेक्ट की, पोस्टपोन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमने अक्टूबर, यहाँ पे क्या कर रहा है कि हमने अक्टूबर तक कश्मीर की अपनी यात्रा को क्या कर दिया है, पुट ऑफ कर दिया है, पुट ऑफ करने का फैसला किया है। तो पुट ऑफ मतलब क्या होता है कि स्थगित करना। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी, पोस्टपोन। ओके, नेक्स्ट, देयर इज नॉट एनफ मनी सो वी मस्ट कट डाउन एक्सपेंसेस। कट डाउन इन द अबव सेंटेंस, इस सेंटेंस में कट डाउन का क्या मतलब है, यहाँ पे रिड्यूस इन साइज और अमाउंट, या स्टॉप या इंक्रीज इन साइज और अमाउंट, या रिवाइज। तो यहाँ पे क्या क्या कह रहा है मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, देयर इज़ नॉट एनफ मनी, पर्याप्त पैसा नहीं है, सो वी मस्ट कट डाउन एक्सपेंसेस, इसलिए हमने क्या किया, हमने खर्चों में कटौती करनी चाहिए। तो कट डाउन मतलब क्या होता है, कटौती करना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 75 का क्या हो जाएगा, ए, रिड्यूस इन साइज और अमाउंट। ओके, नेक्स्ट, दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, द पैसिव वॉइस ऑफ द अबव सेंटेंस विल बी, दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो सिंपली आप देख लीजिएगा यहाँ पे आर, ये आपका कॉन्टिन्यूअस में चला गया है, तो इसके साथ आपको क्या यूज करना है, आर बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग। तो आपका बीइंग जिसमें आ जाएगा वही सेंटेंस आपका सही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ब्रिज इज रिपेयर्ड, बीइंग नहीं आया है, यहाँ पे बीइंग आया है, द ब्रिज आर बीइंग रिपेयर्ड। ओके, इसको होल्ड पे रखते हैं, ये तो नहीं होगा, द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड। ओके, यहाँ पे सभी है, हैज़ भी नहीं होगा, यहाँ पे आपका आर की बात कर रहा है। तो ब्रिज क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है, ब्रिज क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वाला ही, इन दोनों में से कोई एक सही होगा, तो सिंगुलर वाला ही सही होगा। यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड, क्योंकि ब्रिज क्या है, सिंगुलर है। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रामर के क्वेश्चन ज़्यादा लग रहे हैं ना। पिक आउट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे भी हमको पैसिव वॉइस बताना है। दे कैरीड द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड। सो यहाँ पे हमारा पैसिव वॉइस इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, द इंजर्ड प्लेयर वॉज कैरीड ऑफ द फील्ड बाय देम। नेक्स्ट,
ही सेड कविता व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, द वेब सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच विल बी। यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच जो सेंटेंस है वो किस में जाएगा, क्या होगा। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर यहाँ पे 78 का हो जाएगा डी। ही आस्क्ड कविता व्हेन आपका क्या बन जाएगा, एज ए कंजंक्शन काम हो जाएगा। उसके बाद द नेक्स्ट ट्रेन वॉज, ये आपका हो जाएगा, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द डॉक्टर सेड टू मी डू नॉट स्विम इन कोल्ड वाटर। डॉक्टर ने मुझे क्या किया, डॉक्टर ने मुझसे कहा कि कोल्ड वाटर में तैरना मत। इन रिपोर्टेड स्पीच द एबव सेंटेंस विल बी, जो रिपोर्टेड सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस सेंटेंस में जाएगा। तो यहाँ पे जब भी डॉक्टर की बात आती है, ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, जब भी आपका डॉक्टर की बात आती है तो डॉक्टर या तो कंसल्ट करता है या तो एडवाइस करता है, अगर उसका सेंस निकलता है तो यहाँ पे डॉक्टर क्या कर रहा है, एडवाइस कर रहा है। सो यहाँ पे आ चुका है द डॉक्टर एडवाइज मी, ये बना के दिया है, बस हमको रिपोर्टेड स्पीच सही करनी है। तो डू नॉट, डू इसमें क्या होगा, रिमूव हो जाएगा और नॉट के बाद टू आ जाएगा, यानी कि स्विम से पहले हमको क्या लगाना है, टू। नॉट यहाँ पे रिमूव नहीं होगा, ओनली आपका डू ही रिमूव होगा। ये इम्परेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, नॉट टू स्विम इन कोल्ड वाटर। नेक्स्ट, pick out the sentence which has the same meaning as the following sentence. No person in my village is as wise as my uncle. ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, कह रहा है कि मतलब मेरे गांव में जो कोई भी पर्सन मेरे अंकल के जैसा बुद्धिमान नहीं है, मेरे अंकल जितना बुद्धिमान उतना कोई नहीं है। तो यहाँ पे हमको बता रहा है कि हमको सुपरलेटिव डिग्री में करना है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, सेम मीनिंग में करना है। माई अंकल इज़ द वाइजेस्ट पर्सन इन माई विलेज। यहाँ पे ये क्या कर दिया है, कौन सी डिग्री में चेंज कर दिया है, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर दिया है। ओके, नेक्स्ट, यहाँ से आपका लिटरेचर का क्वेश्चन आ गया है। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न ऑन, विलियम शेक्सपियर कब पैदा हुए थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो 23 अप्रैल 1564, 23 अप्रैल 1564 में वो पैदा हुए थे। और अब उनकी डेथ कब हुई थी, उनका भी डेथ यही है 23 अप्रैल 1616 में। नेक्स्ट, हाउ मेनी एक्ट्स आर इन विलियम शेक्सपियर प्लेज। विलियम शेक्सपियर के प्लेज में कितने एक्ट्स होते हैं। तो जब भी आपका एलिजाबेथन एरा था तो उस समय किसी के भी प्लेज में एक्ट जो होते थे ना वो आपके 5 एक्ट होते थे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, 5। नेक्स्ट, What was the name of the London theatre that Shakespeare is commonly associated with? मतलब लंदन का कौन सा थिएटर है जिसे शेक्सपियर एसोसिएट थे। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, द ग्लोब थिएटर। नेक्स्ट, बाय विच ईयर इज इट थॉट दैट विलियम शेक्सपियर प्लेज वर बीइंग रेगुलरली परफॉर्म्ड इन लंदन। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा ईयर है जो माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर के प्लेज रेगुलरली लंदन में परफॉर्म्ड होने लगे थे, वो कौन सा ईयर है, कब से। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1592। 1592 से विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज हैं वो लंदन में परफॉर्म्ड होने लगे थे रेगुलरली। ओके, नेक्स्ट, विच वॉज शेक्सपियर शॉर्टेस्ट प्ले। शेक्सपियर की शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है, हम कितनी बार पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द कॉमेडी ऑफ एरर। जब शॉर्टेस्ट है तो लॉन्गेस्ट की भी बात होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट प्ले कौन सा है, हैमलेट है। ओके, नेक्स्ट, क्रस्ट बी ही दैट मूव्स माई बोन्स, दीज फ्रेजेस अपीयर्स ऑन शेक्सपियर्स डैश। ये जो आपका फ्रेज है क्रस्ट बी दैट ही मूव्स माई बोन्स, ये आपका स्टेटमेंट या फ्रेज ये शेक्सपियर पे कहाँ है, शेक्सपियर का ही है लेकिन कहाँ पे है, इन हिज प्लेज, उनके प्लेज में है या ग्रेव स्टोन में है या सोनेट में है या पोयम में है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, उनके ग्रेव स्टोन पर ये फ्रेज लिखी हुई है, इंस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट, व्हेन लियर टेल्स रीगन दैट गोंड्रिल हैज़ रॉन्ग्ड हिम, व्हाट डज रीगन एडवाइज हिम टू डू। जब लियर ने रीगन को बताया कि गोंड्रिल ने उनके साथ बहुत बुरा किया है, व्हाट डज रीगन एडवाइज हिम टू डू, फिर देन रीगन ने क्या किया, रीगन ने उन्हें क्या करने का सलाह दिया। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या कहती है गो टू गोंड्रिल एंड आस्क हर फॉरगिवनेस। जाओ गोंड्रिल के पास, अपने पिताजी को बोलती है जाओ गोंड्रिल के पास और उससे माफ़ी मांग लो। ओके,
नेक्स्ट, होम डज लियर मीट लिविंग इन अ लिटिल होवेल ऑन द हीथ। होवेल मीन्स क्या होता है, झोपड़ी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि हीथ पर एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हुए लियर किससे मिलता है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, एडगर इन डिस्गाइज। एडगर से मिलता है जो कि डिस्गाइज में रहता है, ओके, टॉम नाम से। हाउ इज ग्लॉसेस्टर पनिश्ड फॉर हिज ट्रीजन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ग्लॉसेस्टर को उसके राजद्रोह के लिए कैसे दंडित किया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ही इज ब्लाइंडेड। उसे क्या कर दिया जाता है, अंधा कर दिया जाता है। किसे, ग्लॉसेस्टर को। नेक्स्ट, व्हेन डिड द प्ले जस्टिस पब्लिश्ड। जो गोल्सवर्दी का जस्टिस प्ले ये पब्लिश कब हुआ था, तो बी इज करेक्ट, 1910 में हुआ था, 1910 में, ओके। नेक्स्ट, जॉन गोल्सवर्दी वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन। जॉन गोल्सवर्दी को नोबेल प्राइज कब दिया गया था, तो जॉन गोल्सवर्दी को नोबेल प्राइज उनकी डेथ से 1 साल पहले ही दिया गया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1932, 1932 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया है और 1933 में उनकी डेथ हो गई थी। किसकी, जॉन गोल्सवर्दी की, ओके। तो ऐसे ही याद कर सकते हैं, उनकी डेथ से 1 साल पहले उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और ऐसे भी याद कर सकते हैं कि नोबेल प्राइज़ उनको 1932 मिला था, उनकी डेथ 1933 में हुई थी, ओके। नेक्स्ट, हु वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन 1932। वही चीज़ यहाँ पे फिर पूछ लिया है, अलग ही वे में क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है। 1932 में नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया था, करेक्ट आंसर जॉन गोल्सवर्दी, ओके। नेक्स्ट, What is the pseudonym that Goldsworthy took to publish his earlier works? मतलब गोल्सवर्दी का pseudonym क्या नाम, मतलब pseudonym क्या था जब उनके शुरुआती प्लेज जब पब्लिश हो रहे थे, तो उनका pseudonym क्या था उस समय, किस नाम से उनके प्लेज आते थे। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी, जॉन सिन जॉन। उनके शुरुआती जो प्लेज आए थे ना, वो जॉन सिन जॉन के नाम से आए थे, जॉन गोल्सवर्दी के नाम से नहीं आए थे, ओके। जब आपका इनका जब 1904 में आइलैंड फेरिसीज आया, तब जाके इनका खुद का रियल नेम आया था, जॉन गोल्सवर्दी, वहाँ से। नेक्स्ट, ऑन द मॉडल्स ऑफ हुज प्रॉब्लम प्लेज डिड जॉन गोल्सवर्दी राइट हिज प्लेज। यहाँ पे कह रहे हैं कि जॉन गोल्सवर्दी अपने प्लेज लिखते थे, किसके प्रॉब्लम प्लेज के मॉडल्स पर लिखते थे। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेनरिक इब्सन के। हेनरिक इब्सन के प्रॉब्लम प्लेज के मॉडल्स पे ये अपना प्लेज लिखते थे। नेक्स्ट, इन विच प्ले डज विलियम फाल्डर अपीयर एज सेंट्रल कैरेक्टर। किस प्ले में विलियम फाल्डर एक सेंट्रल कैरेक्टर के रूप में अपीयर होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी, जस्टिस में, ओके। नेक्स्ट, प्ले जस्टिस इज अ सटायर ऑन। जो प्ले है जस्टिस, ये सटायर करता है किस पे। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी, द सिस्टम ऑफ लीगल ट्रायल्स पे। नेक्स्ट, इन प्ले जस्टिस इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, हु सेज दिस एंड टू हुम। प्ले जस्टिस में कौन कहता है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ, कि ये जीवन और मौत का सवाल है, हु सेज दिस एंड टू हुम, मतलब किससे कौन कहता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, रुथ हनीवेल सेज टू कुकसन। रुथ हनीवेल कहती है द हेड क्लर्क ऑफ हाउस फर्म, ओके। नेक्स्ट, जॉन गोल्सवर्दी हिमसेल्फ रेड। तो कहाँ पढ़ते थे, खुद ही कहाँ पढ़े थे, उनकी पढ़ाई कहाँ हुई थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉ एट ऑक्सफोर्ड। नेक्स्ट, द सिल्वर बॉक्स इज पावरफुल एंड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, द सिल्वर बॉक्स इज पावरफुल एंड बिटर प्ले है। नेक्स्ट, द वाइफ ऑफ मिस्टर लेविंस इज। मिस्टर लेविंस की जो वाइफ है वो क्या है, अपराइट है या ऑनेस्ट है या इम्प्रूडेंट है या लूज कैरेक्टर है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, लूज कैरेक्टर है। लूज कैरेक्टर की उनकी वाइफ रहती हैं। नेक्स्ट, रोपर वॉज द लॉयर ऑफ। रोपर किसका लॉयर है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, बार्थविक का, ओके। नेक्स्ट, द फादर ऑफ जॉन गोल्सवर्दी वॉज अ प्रॉस्पेरियस। जॉन गोल्सवर्दी के जो फादर हैं वो प्रॉस्पेरियस क्या हैं, एक
करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉलिसिटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस गोल्सवर्दी डील्स विद द क्रुएलिटी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। कौन सा प्लेस गोल्सवर्दी का जो डील करता है क्रुएलिटी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के साथ। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, जस्टिस। ये सब आपको क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, इजी है भी ये। द मिसिंग सिल्वर बॉक्स वॉज रिपोर्टेड टू मिस्टर बार्थविक बाई। तो यहाँ पे कह रहा है जो मिसिंग सिल्वर है मिस्टर बार्थविक को, सिल्वर जो मिसिंग सिल्वर बॉक्स था उसको रिपोर्ट किसने किया, मिस्टर बार्थविक को किसने बताया कि सिल्वर बॉक्स मिसिंग है, किसके द्वारा बताया गया। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, थॉमस मार्लो। ओके, नेक्स्ट, द वाइफ ऑफ मिस्टर लेविंस पॉन्ड द थिंग्स एंड। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मिस्टर लेविंस की पत्नी ने चीज़ों को गिरवी रखा और क्या किया। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, एलोप्ड विद अनदर मैन। मतलब उसने क्या किया, उसने चीज़ों को गिरवी रखा और दूसरे आदमी के साथ एलोप कर गई, भाग गई। नेक्स्ट, मिस्टर जॉन्स वॉज द चार वुमेन ऑफ मिसेस जॉन्स है, मिसेस जॉन्स वॉज द चार वुमेन ऑफ। मिसेस जॉन्स चार वुमेन किसकी हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बार्थविक का। बार्थविक की वो चार वुमेन है। चार वुमेन मीन्स क्या होता है, रोज की नौकरानी, मतलब नौकरानी ही होता है जिसको रोज डेली उसकी सैलरी मिल जाती है, उसी को बोलते हैं चार वुमेन। ठीक है, नेक्स्ट, मिस्टर जॉन्स टुक द सिल्वर सिगरेट बॉक्स फ्रॉम द हाउस ऑफ मिस्टर बार्थविक बिकॉज ही वॉज। मिस्टर जॉन्स ने सिल्वर बॉक्स को उठा लिया था मिस्टर बार्थविक के घर से, क्यों उठाया था। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी, ही वॉज ड्रंक, क्योंकि वो ड्रंक था। नेक्स्ट, मिस्टर जॉन्स मेट मिस्टर जैक आउटसाइड हिज हाउस ट्राइंग टू। मिस्टर जॉन्स मिस्टर जैक को घर के बाहर मिलते हैं और क्या कहते हैं, क्या करने की कोशिश करते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी, फाइंड द की होल ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द डोर। मतलब रॉन्ग साइड डोर की चाबी खोजने को कहते हैं। नेक्स्ट, हु रोट द प्ले जस्टिस, डी इज करेक्ट, गोल्सवर्दी। नेक्स्ट, John Goldsworthy struck up a friendship with another author while traveling and this friendship lasted for ages. Can you name the other author? मतलब जॉन गोल्सवर्दी ने क्या हो गए थे, स्ट्रक अप ए फ्रेंडशिप, उनको एक दूसरे ऑथर से क्या हो गई थी, दोस्ती हो गई थी जब वो ट्रैवल कर रहे थे और ये दोस्ती उनकी सदियों की दोस्ती हो गई थी। कैन यू नेम द अदर ऑथर, क्या उस ऑथर का नाम बता सकते हैं। तो वो ऑथर कौन है जिससे जॉन गोल्सवर्दी की फ्रेंडशिप हो गई थी ट्रैवलिंग ड्यूरिंग टू ट्रैवलिंग। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, कॉनरैड। कॉनरैड से वो ट्रैवलिंग के समय मिलते हैं और उनसे क्या हो जाती है, बहुत फ्रेंडशिप, अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है गोल्सवर्दी की। नेक्स्ट, डैश इज द फर्स्ट प्ले ऑफ गोल्सवर्दी। गोल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले कौन सा है, द सिल्वर बॉक्स। ओके, कब आया था, 1906 में। नेक्स्ट, एज अ ड्रामेटिस्ट गोल्सवर्दी बिलोंग टू द रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड। ड्रामेटिस्ट के रूप में गोल्सवर्दी बिलोंग करते हैं किससे, रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड पिनेरो। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जॉन्स एंड पिनेरो। नेक्स्ट, गोल्सवर्दी प्ले स्ट्राइफ डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ। तो गोल्सवर्दी का जो प्ले है स्ट्राइफ वो किससे डील करता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, लेबर डिस्प्यूट से। नेक्स्ट, इन विच सिटी वॉज मिल्टन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, लंदन। नेक्स्ट, व्हेन वॉज जॉन मिल्टन बॉर्न, कब पैदा हुए थे। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 दिसंबर 1608। और इनकी डेथ कब हुई थी, 8 नवंबर 1674। ओके, नेक्स्ट, विच स्कूल डिड मिल्टन अटेंड। कौन से स्कूल को मिल्टन ने अटेंड किया था। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, सेंट पॉल्स।
नेक्स्ट, मिल्टन कंटिन्यू हिज स्टडीज एट कैम्ब्रिज, विच कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी डिड ही अटेंड? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, क्राइस्ट कॉलेज। ओके, उन्होंने कैम्ब्रिज में क्या किया था? स्टडी की थी। और विच कॉलेज यूनिवर्सिटी, उनकी कौन सी यूनिवर्सिटी थी? तो क्राइस्ट कॉलेज उन्होंने अटेंड किया था। एडवर्ड किंग अ माइनर पोएट एंड कंटेम्प्रेरी ऑफ मिल्टन्स एट कैम्ब्रिज। जो एडवर्ड किंग है वो एक माइनर पोएट थे और जो कि मिल्टन के कैम्ब्रिज में ही जॉन मिल्टन के कंटेम्प्रेरी थे। वॉज ड्राउंड एट सी इन 1637, जो ड्राउन हो गए थे एक समुद्र में 1637 में। मिल्टन रोट एन एलेजी फॉर हिम, मिल्टन ने उनके लिए एक एलेजी लिखी थी। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ दिस पोएम, उस पोएम का टाइटल क्या है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लिसिडस। नेक्स्ट, इन 1638 एंड 1639 मिल्टन ट्रेवल्ड अब्रॉड। 1638 से 1639 के दौरान मिल्टन अब्रॉड ट्रेवल किए। इन विच कंट्री डिड ही स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम, किस कंट्री में उन्होंने ज़्यादा समय बिताया? करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, इटली में। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स डिड मिल्टन मैरी? मिल्टन ने कितनी बार शादियाँ की थी? तो उन्होंने 3 बार शादी की थी। पहली उनकी बीबी कौन थी? मैरी पोवेल थी। सेकेंड कैथरीन वुडकॉक, थर्ड एलिजाबेथ मिन्सुल। और आप लोग बताएंगे कि उन्होंने शादी कब की थी? मैरी पोवेल से शादी कब की थी, और कैथरीन वुडकॉक से कब शादी की थी, और एलिजाबेथ मिन्सुल से कब शादी की थी? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट, जॉन मिल्टन वॉज 34 when he married Mary Powell. how old was she? जॉन मिल्टन जब 34 साल के थे जब उनकी शादी हुई थी। मैरी पोवेल कितने साल की थी? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 17 साल की थी वो, और जॉन मिल्टन 34। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वॉज नॉट रिटन बाई जॉन मिल्टन? इसमें कौन सा वर्क जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो एल एलिग्रो लिखा गया, लिसिडस ये भी है, इल पेंसेरो ये तीनों लिखा गया। आप पूछा कौन सा नहीं लिखा गया, तो आपका डी सही हो जाएगा, एबिसलम एंड एकिटोफल। ये किसका है? जॉन ड्राइडन का है, एबिसलम एंड एकिटोफल। नेक्स्ट, इन 1634 मिल्टन रोट अ मास्क। 1634 में मिल्टन ने एक मास्क लिखा। व्हाट्स द नेम ऑफ दैट मास्क? उस मास्क का क्या नाम है? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे कॉमस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ दीज वर्ड्स आर यूजेस डिड मिल्टन नॉट क्वाइन? इसमें कौन सा वर्ड्स जिसको मिल्टन ने क्वाइन नहीं किया, नहीं यूज किया? ओके, इसमें कौन सा वर्ड्स या यूजेस हैं जिसको मिल्टन ने क्वाइन नहीं किया है? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, स्पेस यूज टू मीन आउटर स्पेस इन्होंने क्वाइन किया है। अनअकाउंटेबल भी इन्होंने क्वाइन किया है, और पेंडेमोनियम इन्होंने क्वाइन किया है। कौन सा नहीं किया है? आपका डी इज करेक्ट हो जाएगा, ब्लेटेंट, ये नहीं किया उन्होंने। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। फॉलोइंग पार्लियामेंट्स विक्ट्री इन द सिविल वॉर, मिल्टन वॉज अपॉइंटेड टू पोजिशन इन क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट इन 1649। व्हाट वाज हिज टाइटल? मतलब पार्लियामेंट की विक्ट्री के दौरान सिविल वॉर में पार्लियामेंट की विक्ट्री के दौरान मिल्टन को एक पोस्ट अपॉइंट किया गया था। किसके द्वारा? क्रॉमवेल्स उस समय गवर्नमेंट था, और उन्हीं के द्वारा उनको एक पोस्ट दिया गया था, अपॉइंट किया गया था 1649 में। वो पोस्ट कौन सी थी? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग्स। ये पोस्ट उनको दिया गया था। किसको? मिल्टन को। किसने दिया था? क्रॉमवेल। कब दिया गया था? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो 1649 में दिया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 3 क्वेश्चन इसमें आपके हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे 125 क्वेश्चन जो आपके नए मॉडल सीरीज है। आप बताइएगा ज़रूर आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। हाँ, जो लिटरेचर के क्वेश्चन हैं वो इजी हैं, और ग्रामर के क्वेश्चन आपको कैसे लगे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और ये भी बताइएगा आपके आज के क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। ईमानदारी से, बी ऑनेस्टली, सारे बच्चे बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपने इसमें सही किए हैं, क्योंकि इसमें कुछ ग्रामर के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे। सो आप लोग सब लोग बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने इसमें से सही किए हैं। ओके, जितने भी बच्चे बताएंगे अगले वीडियो में मैं उनका नाम ज़रूर बताऊंगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये भी बताइएगा क्या इस प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू रखा जाए या नहीं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हीना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।